नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर आज सामने आई। श्रद्धा वालकर से भी भयानक हत्याकांड इसे कहा जा रहा है, जिसमें शव के टुकड़े करके कुकर में पकाने और मिक्सी में पीसने जैसी बातें सामने आ रही हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस के मुताबिक 56 साल के मनोज साने और मृतक सरस्वती वैद्य दोनों ही 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इमारत में रहने वाले पड़ोसियों को उनके घर से बदबू आई और उसके बाद सोसाइटी वालों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कई ऐसी चीजें वहां से मिली हैं जिससे ये शक होता है कि शव के टुकड़ों को कुकर में पकाया है और उन्हें छुपाने के लिए अलग अलग तरीके इस आरोपी ने यहाँ पर अपनाए हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिर हुआ यहाँ पर क्या क्या है, जिसे श्रद्धा वालकर से भी भयानक मर्डर कहा जा रहा है। 32 साल की सरस्वती वैद्य जो है उनकी हत्या हुई है। शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शव के टुकड़ों को यहाँ पर ठिकाने लगातार आरोपी। पुलिस को शक ये है कि टुकड़ों को कुकर में पकाकर मिक्सी में भी पीसा गया है, इसीलिए पुलिस ने जो कुकर है उसको भी जब्त किया है जांच करने के लिए। घर से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी है। पुलिस के दाखिल होने के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया और पूरा जो शव है, पूरी जो बॉडी है वो तक पुलिस को नहीं मिल पाई है, क्योंकि कई शव के टुकड़ों को करके वो ठिकाने लगा चुका था। घर में महिला के शव के टुकड़े मिले। घर पर कटर मशीन भी बरामद हुई है और बाल्टी में रखे हुए थे शव के टुकड़े। और इधर पुलिस का यह भी कहना है कि जो आरोपी मनोज साने हैं उसने क्या कुछ यहाँ पर कहा है वो भी आपको बताते हैं। उसने पुलिस के सामने कहा है कि सरस्वती की हत्या मैंने नहीं की है, सरस्वती ने खुद जहर पिया, जहर पीने से सरस्वती की मौत हो गई थी। और उसने ये भी बताया पुलिस को कि उसे ये डर था कि मौत का शक उस पर चला जाएगा, इसीलिए उसने शव के टुकड़े किए और सबूत मिटाने की कोशिश वो यहाँ पर करता रहा। तो सवाल इंडिया का में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हिंसक और संवेदनहीन समाज में बदलते जा रहे हैं हम लोग। और उधर मुंबई में आरोपी जो है मनोज साने, उसके चाचा से बातचीत की हमारे संवाददाता पूजा भारद्वाज ने, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके में हैं। आरोपी मनोज साने जो कि लिव इन पार्टनर के साथ जो उसने हरकत की है, जघन्य अपराध किया है, उसके घर पर जहां वो 10 साल पहले रहता था वहां इस वक्त हम आए हैं। 10 साल पहले उसने अपने घर को छोड़ा था। बताया जा रहा है कि उनके माता पिता 2008 में ही गुजर गए थे। उसके बाद उसने अपने घर को किराए पर रखकर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर वो मीरा रोड में शिफ्ट हो गया था। अपने लिव इन पार्टनर के साथ किराए में रह रहा था। लेकिन यहाँ पर जहाँ वो रह रहा था उसके पास के फ्लैट में उनके चाचा रहते हैं, मधुकर साने, इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मधुकर जी, आपको पता चला मनोज साने पर क्या आरोप है, कैसे पता चला और उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, आरोप क्या है वो ये टीवी पर ही मालूम पड़ गया ना। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपकी जहन में क्या आया, ऐसा कर सकता है वो? अभी ऐसा तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन ऐसा बहुत टेंशन होगा इसलिए उसने ऐसा तो वो सीधा था। मतलब आपको अपराध के बारे में पता है ना? ये आरोप है कि कई टुकड़े किए हैं अपने लिव इन पार्टनर के, सरस्वती वैद्य, कुकर तक में उसको उबाला है। जघन्य अपराध। वो अपना न्यूज़ पर ही सुना, वो ऐसा ही सुना, फिर इसलिए मुझे शौक लगा है। ऐसा कैसा हो गया, ऐसा मर्डर हो गया, ऐसा ही बात न्यूज़ था। जो महिला उनकी लिव इन पार्टनर थी सरस्वती वैद्य, बताया जा रहा है कि वो अनाथ थी। क्या कभी आप लोग मिले? वही मैं बोलता है कि वो नाम भी मुझे मालूम नहीं था। हम लोग मिले आप लोग? नहीं, कभी नहीं मिला था। अभी क्या 10 साल पहले वो छोड़ के गया, बाद में कभी खाली रेशन के दुकान पर मिलता था, वो हम हाथ करके चला जाता था। व्यवहार कैसा था मनोज साने का आप लोगों के? हमारे साथ तो अच्छा था। कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की 10 साल पहले छोड़ने के बाद? नहीं, ऐसा ही उधर ही मिलता था रेशन की दुकान, इधर आता ही नहीं। राशन की दुकान अभी बंद हो गई है? राशन की दुकान ही चालू है उधर। आज गुरुवार है ना, गुरुवार को बंद रहती है। पुलिस ने कोई जानकारी आपसे लेने की कोशिश की है? कोई बयान आपकी तरफ से लिया है? नहीं। कोई संपर्क किसी ने नहीं किया? नहीं। ठीक है, तो अभी क्या परिवार में कोई, जैसे मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ कई कॉल्स आपको आ चुके हैं, तो परिवार में क्या चर्चा चल रही है? नहीं, कॉल तो एक भी नहीं आया।
कॉल तो अभी भी नहीं आया था, खाली हम लोग ने देखा था वही। कितने अचंभित हैं मधुकर जी, अगर खुल के आप बता सके कितने अचंभित हैं कि आप जिसको जानते थे, जिसको बचपन से देखा, वो इस तरह का अपराध कर सकता है? लेकिन बाद में इतना रिलेशन नहीं था ना, वो उधर गया। पर क्यों नहीं था, कोई कारण बता पाए? कारण क्या बताएगा, ऐसा झगड़ा मिगड़ा तो कुछ नहीं हुआ था। पर ऐसा किया होगा या नहीं, बतौर चाचा आपको क्या लगता है? उस पर मैं आपको आप चाचा हैं उसके, तो मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि आपके लिए खबर कितना अचंभित करने वाला, और आपको लग रहा है क्या कि आपके भतीजे ने ऐसा किया होगा? वो ऐसा कैसा मैं बता सकता है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और वहीं आपको ये भी सुनवाते हैं कि मीरा रोड के डीसीपी का यहाँ इस मामले पर क्या कुछ कहना है। नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता कायदीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजो हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वरुपुटी कर रहे हैं। तो सबको चौंका दिया इस पूरी खबर ने। सबसे पहले पड़ोसी को बदबू आई थी घर से, जिसकी जानकारी उन्होंने आरोपी मनोज सानी को ही दी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद चूहा मर गया होगा। लेकिन फिर उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पड़ोसी सोमेश से बातचीत की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। हमारे साथ हैं खुद सोमेश श्रीवास्तव, जिन्होंने कि सबसे पहले सूचित किया। सोमेश, ये बताइए कि ये जो लोग हैं, ये फ्लैट है, ये आपके सामने, ये लोग कब से रहा करते थे और आपको कैसे शक हुआ? 3 साल से रहते थे यहाँ पे। शक कैसे हुआ, मंडे से स्मेल आने लग गई थी, तो हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, कि अपने यहाँ माउस बहुत थे, तो इग्नोर किया उसको। 1-2 दिन आया, फिर कैसे स्टिंग धीरे धीरे बढ़ती गई, तो उस वजह से एक बार लास्ट टाइम जब वेडनेसडे को मैं आफ्टरनून में गया था इनके पास नॉक करने कि शायद आपके घर से ना स्मेल आ रही है ज़्यादा। तो फर्स्ट नॉक में तो खुला नहीं, सेकंड नॉक जब किया तब वो स्प्रे करने लग गए डिओड्रेंट का, मतलब उन्होंने दरवाज़ा खोला? हाँ, दरवाज़ा खोला उन्होंने, आपने देखा? अंदर से स्प्रे का आवाज़ आई खाली। अच्छा। तो उससे कैसा हुआ कि एकदम शक पक्का हो गया कि कुछ गलत किया रहेगा तभी ऐसा कर रहे हैं। तो फिर मैं नीचे गया, फिर मैं तो आधे घंटे बाद वो कपड़े वपड़े पहन के नीचे चले गए। तो नीचे मुझे मिले तो वही बोले, मैं बोला कि आपके घर से शायद स्मेल वेल आ रही है तो देख लेते। तो बोला मैं काम से जा रहा हूँ, मैं 10:30 बजे आता तो फिर देखते। ये बुधवार की बात है? हाँ, वेडनेसडे की बात है। तो यानी कल की बात है। तो फिर मैंने बिल्डिंग का इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा है, इश्यूज है। तो अपने सेक्रेटरी ने इनके एजेंट्स को फ़ोन किया। अच्छा। जो इन्हें जो रूम दिलाया था वो हाफ एन आवर में आ गए थे, तो उनको भी स्मेल आ रही थी अंदर से। तो फिर हमने पुलिस वाले लोग को बुलाया, तो पुलिस वाले आए, ताला वाला तोड़े, फिर बस वही अंदर गए। तो अंदर गए तो आप लोगों ने क्या देखा? क्योंकि बता रहे हैं कि कई टुकड़े कर दिए गए थे, तो शव कहाँ, फ्रिज में पड़ा था? कहाँ पड़ा हुआ था? फ्रिज नहीं था उनके पास। अच्छा, फ्रिज नहीं। हम अंदर गए तो सामने वुड कटर मशीन रखी थी। फिर और अंदर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन रखी थी, और इलेक्ट्रिक से जो चलती है? हाँ, इलेक्ट्रिक से चलती है। और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक पड़ा था। तो हमें लगा शायद उसके नीचे बॉडी है, तो उसमें कट कर, तो कुछ नहीं था, ना कोई ब्लड ना कुछ। किचन में सब कुछ था, जो भी था। 3 बाल्टियाँ भर के रखी थी, जिसमें ब्लड और मसल सब सड़ गए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या बॉडी है, क्या है, मैन है। में उससे 100 के टुकड़े करके रखे हुए थे? हाँ, कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल का है कि फीमेल का बॉडी है, वो इतना कट कर चुका था। तो ये पड़ोसी को आपने सुना, जो बातें वो बता रहे हैं वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सुनील, इस खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि श्रद्धा वालकर का ही मामला ऐसा था जिसने सबको परेशान किया था। कई दिनों तक वो जो मामला था वो चर्चा में बना रहा था, और अब यहाँ पर अब सरस्वती वैद्य जो है, इनका मामला और एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर शव के टुकड़ों को कुकर में पकाने, मिक्सी में पीसने जैसी बातों का भी पुलिस को शक है। और कहीं ना कहीं सुनील, ये भी सवाल खड़ा होता है कि किस तरह के समाज में हम लोग बदलते जा रहे हैं अब।
सुनील, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। दोबारा सुनील से हम जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस घर पर पहुंची, तो पुलिस को पूरा शव भी बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो आरोपी है इसने शव के टुकड़े टुकड़े करके उसको अलग अलग ठिकानों पर फेंकने की या अलग अलग तरीके से उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। और पड़ोसी को जब बदबू आई तब जाकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। तो सुनील के पास एक बार हम फिर से चलते हैं। जी सुनील, अपनी बात पूरी करें। जी सुनील, आप सुन पा रहे हैं? सुनील, आपसे यही हम समझना चाह रहे हैं हम कि क्या अब इस मामले में अपडेट हुआ है, क्या कुछ जानकारी और हासिल हो पाई है? देखिए, पुलिस ने मनोज साहनी को आज अदालत में पेश किया गया था थाने कोर्ट में, जहां जांच के लिए 16 जून तक रिमांड मिली है। अब पुलिस आगे की उससे जांच और तहकीकात करेगी। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर मनोज साहनी ने उसकी प्रेमिका की, अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की और कैसे की, क्योंकि इसका जवाब नहीं मिला हुआ है। और जो शव मिला है वो 3 बाल्टियों में भरकर इतने टुकड़ों में मिला है कि जिसकी संख्या पुलिस यहाँ पर नहीं बता पा रही है। उसका कहना है कि जो भी मिला है उसमें पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है कि वो शरीर के किस अंग का हिस्सा है। तो जे अस्पताल में भेजा गया है। वहाँ पर जब बहुत कुछ जानकारी मिल पाएगी, पोस्टमार्टम होगा, सब कुछ, तब पता चलेगा कि जो कहानी उभर कर आ रही है कि जो आरोपी ने बताया है कि सरस्वती वैद्य ने खुद ही जहर पी लिया था और जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से, उसके ऊपर आरोप लगेगा डर से, इस डर से उसने शव के टुकड़े किए और सबूत मिटाने की कोशिश की। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक हम आरोपी की बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आरोपी अपने बचाव में कई कहानियाँ कहते रहते हैं। तो ये भी एक कहानी हो सकती है। पूरी जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि क्या है। लेकिन पुलिस इस संबंध में जाँच पड़ताल कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ने शव के इतने टुकड़े किए और उसको फिर कुकर में उबाला भी, पकाया भी, और उसमें से कुछ हिस्से इतने गायब हैं, यानी इसलिए पुलिस को शक है कि कुछ टुकड़े जो है उसने कम से कम ठिकाने लगा दिया है, यानी कि फेंक चुका है। तो उसकी भी उन्हें फिलहाल रिकवरी करनी है। और बड़ी बात यह है कि दोनों 4 साल से उस बिल्डिंग में रह रहे थे, लेकिन पड़ोसियों को कल तक उनका दोनों का नाम भी पता नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि यहाँ पर एक कपल रहता है जिसकी एक की उम्र 56 साल है और दूसरी जो महिला है उसकी 32 साल है, लेकिन कोई इंटरेक्शन किसी से उनका नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, नाम तक नहीं पता था। ये वारदात जब हुई, जब बदबू आई घर से, तब पड़ोसी ने शिकायत की और फिर दरवाज़ा खोलकर देखा गया। तो जब इतना जघन्य हत्याकांड सामने आया तब जाकर पूरे सोसाइटी में इस बात फैली और लोगों को पता चला है कि वो मनोज साहनी है। लेकिन मनोज साहनी कौन है, क्या है, सरस्वती वैद्य कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। पुलिस से इतना पता चला है कि मनोज साहनी ने एग्रीमेंट में जो अपना पता लिखाया था वो बोरीवली का लिखाया था, जिसमें कि साहनी रेसिडेंसी करके नाम आया है। हालांकि 10 साल पहले वो घर छोड़ चुका था। जानकारी ये भी मिली है कि बोरीवली के ही एक राशनिंग दुकान में वो काम किया करता था। वहीं पर उसकी मुलाकात सरस्वती वैद्य से हुई थी और फिर दोनों मीरा रोड चले आए थे, यहाँ पर साथ में रह रहे थे। मनोज ने अपने घर से जो है कि रिश्ता तोड़ लिया था, जैसा कि अभी उसके चाचा ने भी बताया, जहाँ की हमारे NDTV की टीम पूजा भारद्वाज वहाँ पहुँची, उन्होंने बात भी की है। वो राशन की दुकान आरोपी के मुताबिक 29 मई को बंद हो गई, यानी कि 4 जून को पुलिस को शक है कि उसने हत्याकांड का अंजाम दिया, शव के टुकड़े टुकड़े किए। इसके लिए उसने कटर मशीन भी लाई और 4 जून से वो लगातार घर में उस शव के टुकड़ों के साथ ही रह रहा था, उनको पका रहा था, उन्हें गलाने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह उसकी कोशिश थी कि सबूत मिटाया जा सके। लेकिन सतर्क पड़ोसी की वजह से वो जो है कि उसके पहले ही पकड़ा गया और पूरा का पूरा राज खुल गया और वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शुक्रिया सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए। हम अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ इस मामले में आना बाकी है, बहुत खुलासे होना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की मानसिकता इस तरह के अपराध के पीछे काम करती है और अब जिस तरह के मामले आते हैं, जिस जघन्यता से इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, वो अपने आप में बेहद परेशान करने वाला है। बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर 1 महीने का अभियान शुरू किया है। इस दौरान पिछले 9 साल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है और इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। कुछ देर पहले वो दिल्ली के गुरु अर्जुन देव जी गुरुद्वारा पहुंचे थे।
उन्होंने वहां पर अफगान सिख शरणार्थियों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगान सिख शरणार्थियों की वीजा और नागरिकता को लेकर कुछ समस्याएं हैं और हम उनकी पूरी मदद करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि जो लोग नागरिकता कानून पर राजनीति कर रहे थे उन्हें भी इन परिवारों की हालत देखनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हमें ये डिटेल्स मिल जाए, क्योंकि हम देश के बाहर जो है हम दूसरे देशों की मदद करते हैं, कम से कम ये लोग जो हैं, क्योंकि इनकी समस्या बहुत एक किस्म बड़ी यूनिक समस्या, हाँ, जिस स्थिति में है ये हमारा फर्ज बनता है कि इनका जो स्कूलिंग हो या सिटीजनशिप हो या वीज़ा हो या और भी कुछ इनकी प्रॉब्लम हो, तो मेरा वैसे विश्वास है कि कम्युनिटी ये ऑर्गेनाइजेशन से हमें पूरी डिटेल मिलेंगी और इसको हम बाद में आगे ले जाएंगे। और अफगानिस्तान से आए गुरुद्वारे के प्रधान प्रताप सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी न्यू महावीर नगर का दौरा किया। ये वही जगह है जहां पर अफगानिस्तान के कई परिवार विस्थापित होकर यहाँ पर आए हैं। आप लोगों को एक तस्वीर याद होगी जब बहुत वायरल हुआ था तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है वो भारत लेकर आया गया था। इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में गुरुद्वारे के प्रधान करतार सिंह जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी विदेश मंत्री यहाँ पर आए हुए थे, जो अफगानिस्तान से विस्थापित हुए परिवार हैं वो भी आए हुए थे। क्या बातचीत हुई, उनकी क्या समस्याएँ थी, किस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो अटैक 2020 में हुआ था गुरुद्वारा गुरुद्वारा साहब में, उनके जो परिवार में जो शहीद हुए थे, लोग शहीद हुए थे, तो शहीद परिवार सारे आए थे। तो जयशंकर जी को अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारी ये समस्या, हमारी ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो आपको पता है घर बार छोड़ के आ गए इधर से, उनकी परेशानी है। उनको तो काफ़ी सपोर्ट गुरुद्वारा साहब से मिल रहा है, मगर इतना पूरा नहीं हो रहा है उनके लिए। तो वो चाहते हैं हमारे से भी मदद हो जाए। उसके अलावा उस टाइम भारत सरकार ने पूरी मदद की है। जो लोग अफगानिस्तान में फंसे थे उन सबको लेके आए दिल्ली में। तो कुछ हमारे आल स्पॉन्सर इकट्ठे होके इन लोगों की मदद की, इनको मकान भी दिया, खर्चे भी दिया, सब कुछ दिया, स्पॉन्सरों ने दिया। भारत सरकार जब तालिबान की सरकार आई, दोबारा भी इन लोगों ने जितने लोग हमारे फंसे थे सबको लेके आए। और सबसे बड़ी बात यह क्या है कि जो हम जिसको मठा टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, वो गुरु ग्रंथ साहब उस मुश्किल में फंसी हुई गुरु ग्रंथ साहब को लेके आए। भारत सरकार, मोदी साहब, श्रोमणी कमेटी, पुनीत सिंह चंडोक, सब ने मिलकर एक प्लान बनाया और उन लोगों को गुरु ग्रंथ साहब को यहाँ पहुँचा दिया। अभी जो हमारी समस्या है, जब से हम अफगानिस्तान में से दिल्ली आए हैं तो हमारी काफ़ी समस्या पेंडिंग है। पहली बारी जो हमारी नेशनलिटी है, जो हमारी वीज़े की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की ये दिखते हैं वो काफ़ी पुरानी है। तो मगर हम चाहते हैं, भारत सरकार से चाहते हैं, एक डोर के नीचे हम लोगों को एक पैकेज दिया जाए कि हमारे जो काम है ये ख़त्म किया जाए। कुछ काम हमारे सदियों से चल रहे। जो बच्चा हमारा अफगानिस्तान से आया, समझो 1 साल का था, आज वो 32-33 साल का हो गया, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो बाहर जाए तो कैसे जाए, क्या करे, क्या काम करे, क्या धंधा करे, कर नहीं कर सकता। मगर जो लोग अपनी नौकरी पेशा करते हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई क्या करता है, कोई अपना पेट पाल रहा है, मगर मजबूरी है। आज तक भारत सरकार ने हमसे मदद किया, नहीं क्या नहीं किया, मगर इस मसले में हमसे मदद नहीं किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे करतार सिंह जी, जो कि कह रहे हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और अभी विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि इस नागरिकता कानून के ऊपर में जो इतनी सारी राजनीति हुई, वो भी राजनीति नहीं होती अगर, तो इनको नागरिकता मिलने में सहूलियत होती। तो निश्चित तौर पर एक भरोसा जो है वो अफगानिस्तान से आए जो परिवार हैं उनको विदेश मंत्री ने दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इनकी समस्याएं जल्दी सुलझती हैं या नहीं। दिल्ली से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NTV इंडिया। और मानसून ने कुछ इलाकों में दस्तक दे दी है, लेकिन मानसून में देरी हुई है, उसके चलते महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी की कमी हो जाती है, खासकर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में। मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर शाहपुर में गांव के लोग पानी के लिए पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर हैं और 2 बाल्टी पानी के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। शाहपुर में ही तानसा, भत्सा, वैतरणा और मध्य वैतरणा डैम है, जहां से मुंबई को पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मौसम विभाग के अनुसार जहां पर इस बार मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मानसून में देरी होगी, तो वहीं मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर अगर आप हालात देखें तो वो कुछ इस तरह से हैं। फिलहाल हम मुंबई के पास शाहपुर नामक इलाके में मौजूद हैं, जहां पर पानी की किल्लत खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बड़े पैमाने पर देखने मिल रही है। हर रोज सुबह टैंकर के जरिए इस तरह से कुएं में पानी भरा जाता है और फिर गांव वालों को पानी यहीं से लेकर वो अपने अपने घर जाते हैं। और ये इस मानसून या इस गर्मी के कारण नहीं हुआ है, हर बार इसी तरह के हालात होते हैं और होता कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखें, लोगों की ओर से जो उनके बर्तन रहते हैं वो यहीं पर रखा जाता है और एक एक कर वो यहाँ पर अपना काम करते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक हों या फिर और सब हों, हर किसी को यही करना पड़ता है और इसी तरह से कई महीनों तक उन्हें पानी की इस किल्लत से जूझना पड़ता है। यहाँ पर हम एक बुजुर्ग को भी देख पा रहे हैं। तुमचं नाव काय ते सांगा? सोमी। हाँ, सोमी। इनका नाम सोमी है और मैंने इनसे पहले इनकी उम्र पूछी थी जो 55 साल की है। हे किती वर्षापासून तुम्ही असंच करतायत आणि असंच पाणी घेऊन जाताय? काय काय अडचणी होत आहे सगळं सांगा. अरे पार बारीकपणापासून येतच पाणी भरला ना, तर पार उतार पर झाली येतच. पर याचाच पाणी असंच घेऊन जातात. हा असाच. आणि असं हे लाठी आणि हे सगळं घेऊन कसं जातात मग? या काठी वाहता चालायला लागलो आम्ही. अच्छा. आणि किती लांब आहे इथून तुमचं घर? घर किती है? घर कुठे है? अच्छा, तो मैंने इनसे ये पूछा कि आप कब से ये कर रहे हैं। उनका कहना है कि सालों से इसी तरह से कर रहे हैं। अब उम्र हो गई है तो इस तरह से लकड़ी लेकर ये चलती हैं और इसी तरह से पानी भरा जाता है। और अगर आप देखें तो यही हालात यहाँ पर आपको हर जगह पर देखने मिलेगा। पानी की जो किल्लत है ख़ास तौर पर गर्मी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह के 9 बज रहे हैं तब यह हालात हैं और जैसे जैसे दिन और आगे गुजरता है वैसे वैसे जो लोगों की परेशानियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। धूप में पानी भरना भी अपने आप में एक अलग परेशानी होती है, तो लोग इसी तरह से यहाँ पर अपने पानियों को भरते हैं, अपने बर्तनों में पानी भरते हैं और फिर उसके बाद उन्हें वापस से अपने गाँव तक, जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, वहाँ पर ले जाना पड़ता है। और यह हालात जैसे कि मैंने कहा मुंबई से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि क्योंकि ये इलाका पहाड़ पर है, यहाँ पर नीचे जो डैम मौजूद है वहाँ से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों को पानी पहुँचाया जाता है, लेकिन जिस इलाके से ये पानी आता है वहीं के लोगों तक ये पानी नहीं पहुँचता है। तो टैंकर आने के बाद सुबह से ही जो महिलाएँ हैं या गाँव वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसी तरह के हालात इस पूरे गांव में देखने मिल रहे हैं। इस तरह के जो हालात हैं उससे आप समझ सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और कई सालों से ये हालात मौजूद होने के बावजूद अब तक लोगों के पास इसका कोई एक समाधान नहीं मिला है। यानी अगर टैंकर नहीं आता है तब लोगों के पास कोई चारा नहीं होता है, पहाड़ पार करके उन्हें दूसरी तरफ जाना पड़ता है ताकि उन्हें पानी मिल सके। और ये एक दिन के हालात नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कितने बर्तन मौजूद हैं, हर एक बर्तन में पानी भरकर 2, 3, 4 बार लोग आएंगे और उसके बाद ले जाएंगे। और अब क्रिकेट की बात करते हैं। लंदन के द ओवल ग्राउंड पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला चल रहा है और सीधे हम आपको ओवल पे लिए चलते हैं जहां पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन बने हुए। विमल, 400 का स्कोर जो है वो खड़ा हो गया है, 6 विकेट गिर गए। कल से बेहतर आज कहा जा सकता है। टीम इंडिया ने एक तरह से वापसी की उम्मीद जताई है। किसने लिया विकेट? विमल, सुन पा रहे हैं आप हमें? विमल मोहन सब दोबारा यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कल का दिन जो था वो ऑस्ट्रेलिया पूरे दिन हावी रहा, लेकिन आज भारतीय टीम ने वापसी की उम्मीद जो है वो जगाई है। ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट अब तक गिर चुके हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे हैं। स्टीव स्मिथ 121 रन बनाकर आउट हुए हैं। शार्दुल ठाकुर ने उन्हें बोल्ड कर दिया और इससे पहले कैमरून ग्रीन जो है वो 6 और ट्रेविस हेड 163 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए शार्दुल, सिराज और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए थे। और अभी अगर हम स्कोर की बात करें देख सकते हैं कि इंडियन टीम जैसे ही विकेट ले रही है, एक तरह का एक्साइटमेंट फिर से आ रहा है। कल सुबह इस तरह का जोश देखने को मिला था जब मैच की शुरुआत हुई थी और पहला विकेट गिरा था। और पहले सेशन में 2 विकेट जरूर मिले थे, लेकिन आप लोगों को मैं जबरदस्ती मैच चलाया, बाकी लोग भाग गए। ये एक्साइटमेंट आगे आपको लगता है टीम इंडिया वापसी कर रही है? बिल्कुल, इंडिया ने वापसी की है और मुझे तो लग रहा था ये 700 रन बना देंगे आज, लेकिन अर्ली विकेट्स मिल गए हैं।
अभी 7 डाउन है, तो होपफुली 2-3 विकेट्स और मिलेंगे और इंडिया बैटिंग करेगा सुन। बिल्कुल, अगर इंडिया बैटिंग तो करेगा, लेकिन 400 से ज्यादा रन हो गए, 450 लगता है बन ही जाएंगे। आपको लगता है टीम के लिए बाकी 5 दिन में टीम रिकवर करेगी? और हमारे पास जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, जैसे आप जानते ही हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे ख्याल से इंडिया के लिए इसको ओवरकम करने के लिए। किस पे दांव लगा रहे हैं आप? मेरा तो फेवरेट किंग कोहली है। चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड में काफी खेल रहे हैं लेटली, इस ग्राउंड में बहुत खेले हैं और डबल 100s मारे हैं काउंटी में, तो मुझे लग रहा है चेतेश्वर पुजारा काफी स्ट्रांग रहेंगे। और रिंकू एक आर्डेंट फैन है, मैं इनको काफी समय से जानता हूँ। ये हर एक जगह जहाँ भी मैच होता है, ओलंपिक्स और इस तरह के क्रिकेट मैच होते हैं, वहाँ जाते हैं ये। तो रिंकू, ये जो है आपको लगता है कि आप इसलिए दांव पे लगा के आए हैं और टीम वापसी की आपको? हाँ, मुझे उम्मीद है टीम वापसी करेगी और इंडिया की टीम स्ट्रांग है, बैटिंग की पिच है, तो जितनी प्रॉब्लम इंडिया के बॉलर्स को हो रही है उतनी ही प्रॉब्लम इनके बॉलर्स को भी होंगी, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को। तो मुझे उम्मीद है, और मैं जनरली क्रिकेट का फैन तो हूँ ही, हर गेम मैं देखता हूँ, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स भी देखने गया था, हॉकी का मैच लास्ट वीक देखने गया था। बर्मिंघम में भी आपको देखा था। तो ये जो जिस तरह का ये है, अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बात ये जरूर कह रहे हैं फैंस हमारे साथ, कुछ और फैंस आ रहे हैं, अब आपको लगता है टीम इंडिया ने वापसी कर ली? 100% वापसी कर ली, इंडिया जीतेगा। इंडिया मस्ट विन। और किसमें आपका कौन है फेवरेट? विराट कोहली। विराट कोहली, शुभमन गिल, विराट कोहली, डेफिनेटली गिल। और तो कई सारे जो शुभमन गिल ने जो आईपीएल में जो परफॉर्मेंसेस किए हैं, उसके बाद से कई सारे उनके फैन हैं, लेकिन विराट कोहली के अमूमन यहाँ पे काफी फैंस हैं और उनसे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। मैं सुबह उनके कोच राजकुमार शर्मा से बातचीत कर रहा था, वो भी वो यहाँ मैच देखने आए हैं और वो भी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। जाहिर तौर पे इंडियन जो बैट्समैन है उनको चलना होगा।